प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग क्यों होता है और उससे रिलेटेड जो कुछ भी था पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है, उसके बारे में जितने भी पॉसिबल उससे क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने पूरा A to Z उसके बारे में बात किया था। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता था? ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ समतल होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? समतल दर्पण कहते थे। तो एक नया यहाँ पर है गोलीय दर्पण। आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो समतल दर्पण हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद में आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दर्पण के प्रकार में पहला जो दर्पण का प्रकार है वो समतल दर्पण है, दूसरा गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण क्या होता था? ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ समतल होता था। परावर्तक पृष्ठ क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि ये अगर जो इस प्रकार से समतल दर्पण है, यहाँ पर अगर कोई किरण आ रही है, ऊपर का बिल्कुल समतल है, लोग एक ही लाइन अगर जो लेकर यहाँ पर दिखाएं, इस प्रकार से होता था, जिसकी इधर यहाँ पर कलई होती थी, इधर कलई होती थी। इसके बाद जो प्रकाश यहाँ पर इस प्रकार से आकर पड़ता था। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके बाद में बात होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जो होता है वो लिख लेते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। जो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो लिख लेते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। क्योंकि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अच्छा, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। इसके अभी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। गोलाकार किस प्रकार से हो सकता है? इस प्रकार से हो। इस प्रकार से मतलब इधर से आए, इस पर प्रकाश पड़े तो एक गोला टाइप का है ना। अगर जो यहाँ पर ऐसे डाट डाट करके अगर हम लोग मिला दें तो एक गोला बन जाता है। लेकिन ये भी तो दो प्रकार से हो सकता है ना, जिसे एक ये इस प्रकार से भी गोला बन सकता है और जो दूसरा गोला बन सकता है वो इस प्रकार से गोला नहीं बन सकता है। इधर कुछ ना हो, डायरेक्ट ये जाकर यहाँ पर पड़े, या तो इस प्रकार हो या इस प्रकार हो। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं कि आखिर ये अवतल दर्पण होता क्या है। तो देखिए, अवतल दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। अंदर की ओर वक्रित मतलब होता है गोल होता है। मतलब कि अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोल होता है। अब अंदर की ओर गोल कैसे? इस प्रकार से होता है, मतलब कि यहाँ से सीधा आएगी प्रकाश की किरण, इसके बाद में यहाँ से टकराएगी। ये देखा जाए वास्तव में एक गोला ही है इस प्रकार से, लेकिन इधर का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से परावर्तन हो रहा है। इधर जो पीछे है ये कलई किया हुआ है, मतलब पॉलिश, और जो ये प्रकाश की किरण डायरेक्ट यहाँ से टकराती है कि ये बिल्कुल धसे हुए पार्ट से, मतलब परावर्तन यहाँ से होता है यहाँ पर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो आखिर ये उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा परावर्तक पृष्ठ लिख लेते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित मतलब गोल। कि बाहर की ओर वक्रित होता है। अब बाहर देखिए, ये तो अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रकार के अगर जो देखा जाए तो ये अंदर बिल्कुल धसा हुआ है। धसा हुआ मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ वक्रित है, इस प्रकार से है। और यहाँ पर बिल्कुल ये खाली जगह एक प्रकार से बन गया, उससे परावर्तन हो रहा है। और ये जो पीछे है वो तो पॉलिशदार होता है, मतलब पीछे पॉलिश से यहाँ से परावर्तन हो रहा है। और ये दूसरा वाला जो है इस प्रकार से होगा, जो प्रकाश की किरण आएगी इस प्रकार से। मतलब कि ये वास्तव में ना, ये देखिए यह बाहर की तरफ है ना, और ये इस प्रकार से है, मतलब इसके अंदर कलई होता है, मतलब इधर पीछे पॉलिश होता है। इसे जो हम लोग रियल में देखेंगे तो ये वाला जो होता है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हल्का उभरा हुआ होता है, ये अंदर की तरफ हल्का सा बिल्कुल धसा हुआ होता है। बस दोनों उत्तल दर्पण और ये जो अवतल दर्पण, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसके पहले हम लोग पूरा का पूरा एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। और फिगर बनाने के लिए ये वाला तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर ये अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण की जिसका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ होता है इस प्रकार से, मतलब अगर जो मेरे हाथ को अगर जो देखें तो जो ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बिल्कुल इस प्रकार से होता है, मतलब इधर से प्रकाश जाता है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ होता है। और यहाँ से और जो पीछे होता है इस प्रकार से अगर हाथ करें तो पीछे कलई होता है, यहाँ पर गड्ढा होता है, इससे परावर्तन होता है, मतलब कि इस प्रकार से अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है इस प्रकार से होता है कि इधर पीछे इसके गड्ढा होता है, ये वाला बिल्कुल उठा हुआ होता है, इससे टकरा कर तब परावर्तन होता है। वो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। फिर इसके बाद में पहले हम लोग इसको पूरा मिटा देते हैं, तब इसके बाद में और जो होता है तो हम लोग समझते हैं। पहले फिगर हम लोग बनाकर एक बड़ा सा फिगर बनाएं, फिर इसके बाद में पूरा का पूरा हम लोग समझे। मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं, अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप बिना रटे हुए पूरा A to Z साइंस समझ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर
साइंस को बिना रटे पढ़ाया जाता है और ये टू जेड जितना भी कंटेंट पॉसिबल है, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, पूरा का पूरा आपको बताया जा सकता है। चाहे वो 10 क्लास के लेवल को हो या ना हो, चाहे वो 12th लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, जो यहाँ पर पूछा जा सकता है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन पॉसिबल हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्लास 10th में आ सकते हैं, वो भी बिना रटे। आपको एक भी कंटेंट रटने को नहीं मिलेगा। पहले हम लोग एक बड़ा सा यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर राइट, इस प्रकार से इसके पीछे हम लोग कलई कर दें, इस प्रकार से। आप लोग चाहें तो साथ में फिगर बनाते रहिए, क्योंकि बाद में आपको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ें बढ़ जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, यह है अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या होगा, यहाँ पर हम बना दें दूसरा फिगर। इसके अंदर यहाँ पर कलई होगी। ये अंदर की तरफ से कलई है और ये जो दूसरा है ये बाहर की तरफ से कलई है। तो ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। अगर इतने में अगर जो किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो आप सीधा वहाँ पर चैट में बताइए कि मुझे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसका पूरा A to Z। सब क्लियर, ठीक है। देखिए, ये तो आपको पता है कि एक प्रकार से गोले का भाग होता है। कैसे, अगर यहाँ पर डाट डाट करके अगर जो जोड़ा जाए, एक प्रकार से अगर जो इसे देखा जाए तो एक गोले का भाग होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाला यहाँ से कटा होता है। ये भी एक प्रकार से गोला ही है, क्योंकि गोलीय दर्पण किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि ये गोला का ही एक भाग है। इस प्रकार से मतलब ये है अवतल दर्पण, वो वाला है क्या है, उत्तल दर्पण। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये वाला मैंने डाट डाट करके इसलिए बनाया है क्योंकि आपको पता चल सके कि ये वास्तव में एक गोला है। ये इस प्रकार से ये गोला था, इसको हमने यहाँ से बीच में से काट दिया है इस प्रकार से। अब बचा कितना है, सिर्फ इतना ही बचा है। तो हम लोग अगर जो बात करें यहाँ से लेकर दूरी की, यम और यन मतलब कि डिस्टेंस ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है,
ये वाली दूरी, ठीक उसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ भी यम एन ही लेते हैं। तो यहाँ पर यम और यन क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यम यम से लेकर यन तक क्या है, द्वारक है। यहाँ पर यम और यन क्या है, द्वारक है। द्वारक का मतलब क्या होता है, इसी के अंदर से प्रकाश यहाँ पर अंदर जाता है, यहाँ पर पड़े या फिर यहाँ पर पड़े, कहीं पर भी पड़े, लेकिन इसी क्षेत्रफल के अंदर से तो ये जाता है। ये तो आपको भी क्लियर हो गया होगा शायद। मतलब कि अगर यहाँ पर टकराना होगा तो इधर से आएगा, टकराएगा, लेकिन यही इसका मतलब द्वारक है उत्तल दर्पण का। सॉरी, उत्तल दर्पण का। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें, यमेन तो इसका द्वारक हो गया। फिर यहाँ पर इसे हम लोग मिटा देते हैं, इसको मैंने आपको और ये वाला जो गोला है, ये पूरा एक प्रकार का गोला है। अगर ये गोला है तो इसका कहीं ना कहीं पर इसका केंद्र होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका केंद्र है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये तो पूरा एक प्रकार का एक गोलीय दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। फिर देखिए यहाँ यम यन द्वारक है। द्वारक का मतलब क्या होता है, यहाँ से ही प्रकाश होकर यहाँ पर जाता है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था इस अवतल दर्पण का, वो क्या था, यहाँ का द्वारक था। तो यहाँ द्वारक के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों ये द्वारक है, इस द्वारक के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर लिया जाएगा ध्रुव, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी मतलब होता है पोल। यहाँ पर द्वारक के ध्रुव को, मतलब कि द्वारक के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि ये वाला जो पूरा दर्पण है, यहाँ पर भी पोल होगा, मतलब पी। और यहाँ पर इसका केंद्र होगा। यहाँ दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस पूरे जो ये गोला है, इसका जो यहाँ पर केंद्र ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सी। फिर इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम लोग यहाँ बना ले सी, कि से मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर भी बना लेते हैं। इधर वाला जो बनेगा ये बाहर की तरफ से बनेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग मिलाएंगे पूरा। इस प्रकार से। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर मतलब कि वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव है, ये इसकी जो बीच की ये दूरी है, यह क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है, यहाँ पर आर मतलब कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड पोल। मतलब कि ये जो यहाँ पर ये सी से लेकर जो पी की दूरी है, इसे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग कहते हैं आर से यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं। आशा करता हूँ ये सब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में देखिए इसके समांतर, इसकी बात करते हैं फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसे मान लीजिए
लेट्स सपोज दैट ये वाली कोई किरण यहाँ से आ रही है, ये वाली किरण यहाँ पर आ रही है। ये वाली किरण यहाँ पर आ रही है, इसके बाद में यहाँ से परावर्तन हुआ, और परावर्तन हुआ फिर इसके बाद में देखिए यह रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए इस प्रकार से गई। अब यहाँ पर ही क्यों गई, देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ एंगल से आया, फिर यहाँ पर हम लोग क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर गोला है, गोला का अगर हमको अभिलंब खींचना है तो अब देखिए, तो आपके अंदर ये वाला क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये तो यहाँ से लग रहा है कि 0 डिग्री पर आकर आई है, तो ये 0 डिग्री पर मतलब यहाँ से सीधा वापस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अगर कोई गोला है, यहाँ पर इसका केंद्र है, यहाँ पर अभिलंब खींचना हो तो हम लोग सेंटर से लेकर यहाँ पर सीधा मिला देंगे, मतलब यहाँ पर परिध पर, यहाँ पर सेंटर से लेकर इसके परिध पर इस प्रकार से मिला देंगे। ये भी अभिलंब हो गया, यह भी अभिलंब हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर अगर मिला देंगे तो वह क्या कहलाएगी, अभिलंब। तो यहाँ पर देखिए केंद्र यहाँ पर है और परिधि ये है गोले का, ये देखिए, मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्या है, अभिलंब, जो हम लोगों ने खींचा है, क्या है, अभिलंब। ये इसका अभिलंब है। फिर ठीक हम लोग इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं। ये वाली कोई किरण आ रही थी यहाँ से इस प्रकार से, ये यहाँ पर भी कोई किरण आएगी, लेकिन पहले हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए ये एंगल आई पर आई, तो अगर ये एंगल आई पर आई तो मैंने आपको बताया था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर ये चली जाएगी, तो आर पर चली जाएगी। तो देखिए इसका इतना कोण है तो इसका इतना कोण, तो डायरेक्ट इस प्रकार से नीचे चली गई, क्योंकि एंगल तो बराबर होगा ना। देखिए अभिलंब के बीच में यहाँ पर आई कोण बन रहा है, यहाँ पर फिर अभिलंब के बीच में आर कोण बन रहा है, लेकिन आई और आई आर को दोनों का कोण बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जो कोई भी इस प्रकार से आती तब वो सीधा वहाँ पर वापस लौट सकती थी। इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखिए, और यहाँ पर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो आती हुई प्रति, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस लिख लेते हैं, फोकस बिंदु। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। फोकस बिंदु को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब सेम हम लोग बात करते हैं इस वाले किरण के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए मैंने सेम जो यहाँ पर बना था मैंने सेम यहाँ पर भी बना दिया है, क्योंकि समय कम लगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले ये वाली कोई किरण इसके समांतर आई, और ये यहाँ पर इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, सीधा और वास्तविक बनता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव में आभासी होता है, मतलब काल्पनिक होता है। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली अगर जो किरण यहाँ पर आई, इसके बाद में यहाँ से टकराई, तो टकराने के बाद यहाँ पर तो सीधा इधर परावर्तन हो गया, मतलब इधर से आई इधर निकल गई। इसे इस प्रकार से आई थी, इसके बाद में इधर ये तो निकल गई थी, तो यहाँ से आई तो ये इधर क्यों निकल गई, क्योंकि देखिए ये वाला जो किरण होता है, देखिए ये वाली किरण यहाँ से आई, तब यहाँ पर हम लोग क्या खींचेंगे, एक निर्धारित करने के लिए कि ये कहाँ पर जाएगी, हम लोगों को एक खींचना होगा यहाँ पर अभिलंब। अभिलंब के लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला केंद्र है, केंद्र से हमने यहाँ पर जो परिधि था यहाँ पर हमने जब जोड़ा, ये देखिए एक केंद्र से जब परिधि को मिलाया और यहाँ पर भी डाट डाट करके बढ़ाया यहाँ पर, तो ये एंगल आई पर आई थी, तो एंगल आर पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर अगर जो कहीं पर एक गिरी ही नहीं, जिससे यहाँ से किरण आई इधर निकल गई, तब तो इसका प्रतिबिंब ही नहीं बनना चाहिए। अगर जो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो कैसे, तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं इधर गई,
तो ये तो उधर वापस निकल गए, लेकिन यहाँ पर हम लोग डाट डाट करके यहाँ पर मिला देते हैं, क्योंकि वो वास्तव में मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि इधर से अगर गई मतलब आई तो इधर निकल आई, तो इसे हम लोग कहते हैं एफ मतलब फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। और यहाँ पर देखिए ध्रुव और ये जो फोकस बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये क्या है यहाँ पर, तो पी और एफ, पी और एफ, ये कैपिटल एफ है, इसकी जो बीच की दूरी होगी ये स्मॉल एफ होगी, ये क्या होगी, फोकस दूरी। अगर अभी भी कोई अगर जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ। यहाँ यम एन द्वारक है, यम और एन से जो ये पूरा डिस्टेंस था या द्वारक था, द्वारक के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये जो द्वारक था इसके यहाँ पर ये केंद्र था, उसे हम लोग ध्रुव, ध्रुव मतलब इसे यहाँ पर हम लोग पी से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ध्रुव कहते हैं। यहाँ दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जो पूरा दर्पण था जिस गोले का भाग था उसके जो केंद्र को हम लोग यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। पीसी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, पी से लेकर यहाँ पर जो सी तक जो डिस्टेंस है या क्या है, वक्रता त्रिज्या है वास्तव में, क्योंकि वक्रता आप लोगों ने पढ़ा, ये अगर कोई गोला है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो उसका होता है क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल। और यहाँ पर जो ये पूरा हो जाए सही, यहाँ दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो पूरा दर्पण जिस गोले का भाग था उससे हम लोग वक्रता केंद्र कहते थे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते थे, क्योंकि वक्रता केंद्र मतलब कि ये सी और पी, ये जो दोनों का अगर मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते थे। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मतलब मुख्य अक्ष के अगर जो समांतर कोई किरण अगर यहाँ से आई, परावर्तन के पश्चात यहाँ से टकराई तो परावर्तन हुआ, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर तो वास्तव में मिली, ये डायरेक्ट आई, इसके बाद में यहाँ पर मिल गई, लेकिन ये वास्तव में यहाँ पर नहीं मिली। ये यहाँ से आने के बाद ये सीधा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से डाट डाट करके यहाँ पर मिलाया, तो यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिली होगी, तो इसे हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। और डिस्टेंस ऑफ यहाँ फोकस बिंदु मतलब कि फोकस पॉइंट एंड पोल, मतलब कि पोल और फोकस बिंदु के बीच की अगर जो कोई दूरी है उसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, मतलब कि फोकस लेंथ। एफ पी क्या है, ध्रुव। आशा करता हूँ ये वाला पूरा ए टू जेड आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। पी और एफ जो फोकस बिंदु है, पी और एफ मतलब पी और एफ के जो बीच की दूरी है इसे हम लोग फोकस दूरी कहते थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।